चुड़ैल का भूतिया ऑमलेट। हाँ। ये कहानी रवि नाम के एक गरीब सब्जी वाले से शुरू होती है। वो अपनी माली हालत से बहुत परेशान है, चिड़चिड़ा रहता है। पैसों की तंगी। हाँ, और घर में इसी बात पर तनाव रहता है। उसकी पत्नी है गंगू और 2 बच्चे हैं, पिंकी और राहुल। बच्चे स्कूल पिकनिक के लिए पैसे मांगते हैं और बस रवि का पारा चढ़ जाता है। तो कहानी की शुरुआत ही बहुत वास्तविक धरातल पर है। गरीबी, घरेलू तनाव, ये चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये तनाव भयानक रूप ले लेता है। गुस्से में रवि गंगू को बुरी तरह मारता है और अनजाने में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि क्या हो गया है और बच्चे कहते हैं कि पुलिस को बुलाएंगे, वो डर के मारे भाग जाता है, नीचे छोड़कर अपने बच्चों को। हाँ, 2 बेसहारा भूखे बच्चे अकेले। ये अपने आप में बहुत दुखद है। मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये गरीबी और हताशा से निकली हिंसा का नतीजा है। कहानी यहीं से अलौकिक मोड़ लेती है, पर इसकी जड़ें तो बहुत मानवीय और सामाजिक हैं। सही कहा। अब आता है अलौकिक पहलू, बच्चों की देखभाल के लिए। गंगू की आत्मा लौटती है। आत्मा? हाँ, उन्हें खाना खिलाती है, बिल्कुल माँ की तरह। ये दिलचस्प है। मतलब क्या ये सिर्फ माँ का प्यार है जो मौत के बाद भी उसे खींच लाया, या फिर कहानी कुछ और कह रही है, जैसे कोई अधूरा काम या अन्याय या बच्चों की चिंता? हाँ, शायद यही सब। अक्सर ऐसी कहानियों में अलौकिक वापसी सिर्फ भावना नहीं होती, वो किसी अधूरेपन का संकेत होती है। ये मातृत्व की ताकत तो दिखाता ही है, पर शायद ये भी कि बच्चों की देखभाल के लिए कोई और नहीं था, तो आत्मा को आना पड़ा। इसके बाद गंगू की आत्मा बच्चों को लेकर एक दूसरे गांव चली जाती है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो रूप बदल लेती है। अच्छा। और एक रेडी लगाती है, अंडे और ऑमलेट बेचती है। एक आत्मा ऑमलेट बेच रही है, ये तो बड़ा अनोखा मोड़ है। ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं रही, ये तो एक तरह का सर्वाइवल ड्रामा बन गया। बस किरदार अलौकिक है और उसके हाथ के आमलेट वो इतने मशहूर हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं। अच्छा। हाँ, और यही सवाल उठता है, ये आमलेट इतने स्वादिष्ट क्यों है? क्या ये उसके माँ के प्यार का जादू है या उसकी अलौकिक शक्ति का असर? ये एक क्लासिक मोटिव है ना, जैसे परियों की कहानियों में होता है। अलौकिक प्राणी से जुड़ी चीजों में अक्सर कुछ खास बात होती है। हो सकता है ये उसके प्यार की मिठास हो, या शायद ये एक इशारा हो कि वो इस दुनिया की होकर भी पूरी तरह से नहीं है। मतलब कुछ अजीब। हाँ, सोचिए ना, भोजन जो जीवन देता है वो यहाँ एक आत्मा के हाथों बन रहा है। इसमें एक विरोधाभास है जो थोड़ी बेचैनी पैदा करता है। क्या उस स्वाद में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है? लेकिन देखिए, जहाँ कामयाबी होती है वहाँ अक्सर जलन भी होती है। हाँ, ये तो होता ही है। पास के ही दूसरे रेडी वाले हैं, राणा और काला। वो गंगू की शोहरत से जलने लगते हैं। अच्छा। और वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए एक गुंडे को सुपारी देते हैं। तो मानवीय ईर्ष्या और द्वेष, कहानी वापस जमीन पर आ गई। अलौकिक दुनिया के साथ साथ इंसानी बुराइयां भी चल रही हैं। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या? वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि रवि ही निकलता है। रवि? वही पति? हाँ, जो भागने के बाद जुर्म की दुनिया में चला गया था। उसे पता ही नहीं कि वो किसे मारने आया है। अरे वाह! यह है कर्म का चक्र या किस्मत का कैसा क्रूर मजाक है ये। रवि अनजाने में उसी औरत की आत्मा को मारने आया है जिसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है और जो अब उसके ही बच्चों को पाल रही है। कहानी यहाँ नियति और अतीत के साये जैसे विषयों को छू रही है। क्या हम वाकई अपने अतीत से भाग सकते हैं? तो रवि पहुंचता है गंगू को धमकाने, लेकिन गंगू पलटवार करती है। कैसे? वो अपना असली भयानक चुड़ैल रूप दिखाती है और रवि की गर्दन दबोच लेती है। बाप रे, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये तो रवि के कर्मों का सीधा सामना है। उसने हिंसा की थी और अब उसे अलौकिक हिंसा झेलनी पड़ रही है। यहाँ न्याय का विचार बहुत आदिम और शक्तिशाली रूप में सामने आता है। ये डर कि हमारे बुरे काम हमें किसी न किसी रूप में, शायद सबसे भयानक रूप में वापस मिलते हैं। गंगू रवि को मारने ही वाली होती है कि पिंकी और राहुल आ जाते हैं। बच्चे? हाँ, वो अपनी माँ से रहम की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि पिता के खून से हाथ न रंगे। बच्चों की मासूमियत और क्षमा की पुकार, ये इस हिंसक टकराव में एक नैतिक सवाल खड़ा करती है। क्या न्याय हमेशा बदला ही होता है या माफी की भी कोई जगह है? लेकिन तभी वो दूसरे रेडी वाले राणा और काला बच्चों को पकड़ लेते हैं चाकू की नोक पर। ओह, अब क्या होगा? बच्चों को खतरे में देखकर रवि खुद को रोक नहीं पाता। वो गुंडों को धक्का देता है ताकि बच्चे बच जाए, लेकिन इस कोशिश में खुद चाकू का शिकार हो जाता है।
रवि का ये आखिरी काम, अपने बच्चों के लिए जान देना, ये उसके किरदार को एक जटिलता देता है। वो बुरा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें पिता का वो अंश बाकी था। क्या ये एक पल की अच्छाई उसके पाप धो सकती है? कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बच्चों पर हमला और रवि को घायल देखकर गंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राणा और काला को मार डालती है। अच्छा, तो न्याय हो गया? हाँ, फिर वो मरते हुए रवि के पास जाती है। वो उसे माफ कर देती है। माफ कर देती है? हाँ, क्योंकि उसने बच्चों की जान बचाई थी। वो उसे कहती है कि बच्चों की देखभाल करे और मेहनत से जिए। फिर बच्चों के लिए ढेर सारे पैसे छोड़कर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वाह, इस कहानी का अंत तो बहुत बहुत स्तरित है। इसमें न्याय भी है, बदला भी है, माफी भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी। रवि को दूसरा मौका मिलता है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और गंगू की आत्मा को शायद शांति मिल जाती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और अन्याय का बदला भी हो गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे गहरे दुख और अन्याय से निकली अलौकिक शक्तियां भी मानवीय भावनाओं से बंधी होती हैं। प्यार, माफी, गुस्सा।